वर्ण दिखने में। चलो गिने मात्राएं इसकी। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर दे, लघु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटा आ है। ये आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा, ये आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा। अब चूंकि आधा अक्षर का प्रभाव उसके आगे वाले वर्ण पर पड़ता है और वो उसे गुरु कर देता है, इसीलिए ये इसे गुरु कर देगा। अरे भैया, लेकिन वह तो ऑलरेडी गुरु है, तो और डबल गुरु कर दूं क्या? अरे नहीं, गुरु से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये केवल ऐसा रह जाएगा और असल जिंदगी में भी गुरु से बड़ा कोई नहीं है ना। तो याद रखना, इससे आगे कुछ नहीं होगा, ये ऐसा होगा। अब ये फिर आधा, ठीक है, तो इसका प्रभाव इसके आगे वाले वर्ण पर पड़ता, लेकिन इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, इसीलिए दिखने में इतना भारी भरकम शब्द केवल मात्राएं देगा 3। क्यों? क्योंकि आधे अक्षर को गिना नहीं जाता, इसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु। और जब गुरु है तो गुरु से बड़ा तो कुछ नहीं होता भैया। क्लियर बात समझ में आ रही है? मात्रा को गिनना क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? सभी को नमस्कार। आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? क्या सभी तक मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो है हमारा चालू होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? क्या सभी तक मेरी आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिए यदि आवाज आ रही है तो। जल्दी से बता दीजिए कि क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है। जल्दी जल्दी से। यस मैम, क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग मेहा, गुड मॉर्निंग मेघना पटेल। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव, फटाफट जुड़ जाइए लाइव। बहुत बढ़िया। कल तक जो हमने छंद के अंगों को पढ़ा था, आई होप आपको क्लियर होंगे। हमने पद, पाद या चरण पढ़ लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर इसके अलावा गति, यति हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने तुक पढ़ लिया था। हमने मात्रा व वर्ण स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने मात्रा व वर्ण में अगला जो अंग आ रहा है हमारा, मात्रा व वर्ण के अंतर्गत ही हम आगे क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने कल के वीडियो लेक्चर में वर्ण क्या होते हैं, वर्णों की गणना कैसे की जाएगी, कब आधा जो वर्ण है उसे गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, इसके बारे में भली भांति जो है जानकारी ले ली थी। आज हम देखेंगे कि मात्रा क्या होती है। कल मैंने वैसे बता दिया है कि मात्रा किसे कहते हैं। नमस्कार भारती कुर्मी जी, मयंक जी, ठीक है, आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव। क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में हम मात्रा गणना सीखेंगे और मात्रा गणना आपको आनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं पहचान पाएंगे कि दिया गया छंद कौन सा छंद है। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक बार क्विकली और बता देती हूँ कि मात्रा होती क्या है। हम इसी के सेकंड पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने भी यहाँ पर नहीं देखा है कल का लेक्चर वो देख ले, ठीक है, और बाकी के जो अंग है उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर मात्रा व वर्ण में आज हम जो चालू कर रहे हैं, मात्रा चालू कर रहे हैं। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मात्रा का तात्पर्य होता है कि जब कभी भी आप किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लेते हैं, तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उच्चारण में, ठीक है, प्रयुक्त काल या फिर समय, उच्चारण में लगा समय, ऐसा कर दें और इजी और सरल भाषा में कि कोई भी वर्ण का जब आप उच्चारण करते हो तो उस वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे वास्तव में क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। कैसा समय? जैसे मैंने सपोज करो बोला की, क्या बोला मैंने? की, तो आप समझ गए कि मैडम ने ज्यादा समय लिया है इस वर्ण के उच्चारण में, तो मात्रा कौन सी लगी है? पर्टिकुलर यहाँ पर की। अगर सपोज करो मैंने बोला की, तो आप समझ गए मात्रा कैसी लगी है? छोटा ई की। तो यही बात इन्होंने कही कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है
वही समय यहाँ पर क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। या मैं ये कह दूं इसी चीज को, अभी तो मैंने बोला यहाँ पर जैसे जो वर्ण लिखा है, आप उस वर्ण के उच्चारण में कितना समय ले रहे हो। आप बोल रहे हो अंकुर, तो आप समझ गए यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ र है, इसीलिए जो मात्रा यहाँ पर लगी है उसके अकॉर्डिंगली आपने उच्चारण कर दिया। जैसे अब यहाँ पर वहीं आप बोल दो मयूर, तो आपने माँ और रा को बोलने में कम समय लिया, उसकी तुलना में आपने यू को बोलने में ज्यादा समय लिया या अधिक समय लिया। तो जब भी किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वही समय क्या कहलाता है, वास्तव में मात्रा कहलाता है। अब हमने देखा था कि जिस प्रकार अगर आप देखो लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण होते हैं, जिस प्रकार अगर आप देखें तो हमने वर्णों में पढ़ा था कि कुछ लघु वर्ण होते हैं और कुछ दीर्घ वर्ण होते हैं। उसी प्रकार मात्राएं भी यहाँ पर लघु वर्ण के लिए छोटी मात्रा लगाई जाती है और गुरु वर्ण के लिए यहाँ पर वर्तुल रेखा का प्रयोग या दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो लघु वर्ण होते हैं, लघु वर्ण या जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ह्रस्व वर्ण या ह्रस्व स्वर, उनके लिए जो मात्रा होती है एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है और वो जो मात्रा होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है कि आप खड़ी पाई कहते, अर्थात जहां पर छोटे वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, अभी कौन से छोटे वर्ण हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो गुरु वर्ण आते हैं, गुरु वर्ण या फिर जिन्हें ही आप क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कहते हैं। इन दीर्घ स्वरों के लिए जो मात्रा लगती है वो दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वरों के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है दो मात्रा, और दो मात्रा को गिनने के लिए, ये एक मात्रा ये दो मात्रा, दो मात्रा को गिनने के लिए एस, अंग्रेजी के एस तरीके का जो साइन होता है वो लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है वर्तुल रेखा। क्या कहा जाता है, जिसे वर्तुल रेखा कहा जाता है। और दिए गए छंद में आप इन्हीं दोनों को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, इन्हीं दोनों को क्या करते हो, गिनते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इन्हीं के लिए हमको यहाँ पर मात्राओं को गिनने का यहाँ पर नियम बनाया और मात्रा के गणना के या मात्रा गणना के इन्होंने 10 नियम बताए, जिन 10 नियमों को अब हमको आगे के लेक्चर में सीखना है। जब कभी भी आपको छोटे वर्ण मिलेंगे जहां ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है, वहां पर आई के जैसे मात्रा लगाई जाएगी जिसकी क्वांटिटी 1 होगी। जहां पर भी दीर्घ या बड़े स्वर है उसके यहाँ पर एस के जैसे, जिसे वर्तुल रेखा कहा, वो लगाया जाएगा, उसकी क्वांटिटी 2 होगी। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक एक करके हम मात्राओं को गिनना चालू करते हैं, जिसे हेडिंग में लिखें आप मात्रा गणना। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि इसके पहले लेक्चर में हमने बेटा जो जो यहाँ पर अंग पढ़े हैं वो आपको क्लियर होंगे। बाकी के बच्चे अंग हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मात्रा गणना में, तो नियम नंबर 1 लिखें। मात्रा गणना का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं, प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें लघु वर्ण की मात्रा 1 होती है, लघु वर्ण। ठीक है, लघु वर्ण या फिर इन्हें ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा या ह्रस्व वर्ण, ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आई रिपीट अगेन, अ, ई, ऊ और री। इनकी मात्रा अगर मैं किसी व्यंजन में लगा दूं, तो सपोज करो किसी व्यंजन में ये मात्रा लगी दिखेगी, इसकी तो कैसा दिखेगा, क, की, ठीक है, कु और क्री। यहीं पर अगर मैं ये मात्रा लगा दूं ता के साथ, तो ता, ती, तू, त्री। यही मात्रा मैं चा के साथ लगा दूं तो चा, ची, टू, ठीक है, श्री। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखें कि जब ये मात्रा किसी भी वर्ण के साथ में लग जाए तो अल्टीमेटली उसकी जो मात्रा होगी, उसकी जो यहाँ पर संख्या दी जाएगी, वो यहाँ पर लघु के रूप में गिनी जाएगी। पहला नियम समझ में आया कि जब कभी भी लघु वर्ण होगा, जब कभी भी यहाँ पर ह्रस्व स्वर होगा, तो उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और ह्रस्व स्वर कौन से होंगे, ये 4 हैं। इन 4 की मात्रा अगर कहीं पर भी किसी भी व्यंजन में लग जाए तो ये यहाँ पर कितनी मात्रा देगी बेटा, लघु देगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एग्जाम्पल से मात्रा गिनना चालू करें।
जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको बोल दूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला अमर, कोई भी मात्रा है, यहाँ पर लघु वर्ण र दिखा तो मात्रा आई, फिर यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। जैसे मैंने मात्रा बोला कमल, ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा जोड़ो तो देखो तो यहाँ मैंने क्या बोला, कोई मात्रा नहीं, इस यहाँ पर एक, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं, इस लघु एक, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं इसलिए एक। अगर यहाँ पर आ जाए किंकर, किंकर नहीं कीकर, ठीक है, किकर, किकर कर दो, अभी इसी को देखेंगे आगे। तो यहाँ पर कोई मात्रा लगी क्या, नहीं लगी, इसलिए आएगा लघु। यहाँ पर कोई मात्रा लगी क्या, नहीं लगी, इसलिए क्या आएगा, फिर लघु। यहाँ पर मात्रा किसकी है, छोटा ऊ की, छोटा ई की, इसीलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, लघु आएगा। ठीक है, जैसे अगर इसी के जगह मैं कर दूं कुकर, ठीक है, तो मात्रा गिनो, फिर यहाँ पर भी क्या आएगी, एक, यहाँ पर भी क्या आएगी, एक, यहाँ पर भी एक आएगी क्योंकि छोटा ऊ है। जैसे यहाँ पर मात्रा लिख दूं मैं कृमि, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कृमि, तो यहाँ पर छोटा ई है इसलिए मात्रा क्या आएगी, एक। यहाँ पर र की रेप नहीं है, ये ऋषि है, तो र की रेप के लिए अभी आगे नियम पढ़ोगे, लेकिन ये क्या है, ऋषि, और ऋषि की मात्रा कितनी आएगी, एक आएगी। क्यों आएगी बेटा, क्योंकि ये लघु स्वर है और ये व्यंजन में लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कृति, फिर से देखें ऐसे वाले नियम को, कृति, तो ई की मात्रा लगी है ता में इसलिए एक, यहाँ पर री है इसीलिए यहाँ पर फिर क्या आएगा, एक मात्रा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला अमर, अमर के अलावा अगर मैं देखूं, जैसे मैंने बोला कुमकुम, ठीक है, कुमकुम, तो यहाँ पर अगर देखो तो एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा, क्यों एक मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा लगी है। यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा, क्यों एक मात्रा, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा लगाई गई है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं पुर, गिनो मेरे साथ साथ मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा, क्यों, क्योंकि छोटा आ है। यहाँ पर एक मात्रा, क्यों, क्योंकि छोटा ऊ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं रुचि, ठीक है, अब मैडम का नाम भी लिख लो जरा, तो ठीक है, च में छोटा ई की मात्रा इसीलिए एक। ठीक है, यहाँ पर रू, अब ध्यान दीजिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं, अगर रू ऐसा लगा है, बड़ा ऊ कहलाएगा, तो बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर एक आएगी। लेकिन अगर इस र को ऐसा लिखा है बिना गुंडी वाला, तो इसमें मात्रा कितनी है बेटा, एक। कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। इतनी बात याद रहेगी कि यहाँ पर जो मात्रा लगेगी वो यहाँ पर गुरु लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये गुंडी वाला बड़ा ऊ की मात्रा को शो कर रहा है। यहाँ पर मात्रा एक है क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, वो गुंडी नहीं बनी है, इसीलिए ये छोटा ऊ की मात्रा को शो कर रहा है। तो र में बहुत केयरफुली देखें कि कहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है और कहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा। तो रुचि में अभी कैसी मात्रा है, छोटा ऊ की, तो यहाँ पर आप मात्रा को क्या करेंगे, एक लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि जब कभी भी लघु वर्ण या ह्रस्व स्वर दिखाई देते हैं तो उसकी मात्रा कितनी जाती है, एक। क्लियर, नियम नंबर एक मेरे साथ साथ याद करेंगे कि जब कभी भी लघु वर्ण दिखाई देता है या लघु स्वर दिखाई देता है तो उसकी मात्रा कितनी है, एक होती है। क्लियर। उसके बाद नियम नंबर दो, नियम नंबर दो देखेंगे, बिल्कुल इजी, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या फिर इन्हीं है आपने क्या कहा, गुरु स्वर, इसकी मात्रा कितनी दिखाई देगी, दो। तो पहले मैडम बता तो दो कि दीर्घ स्वर होते क्या है। अगर ध्यान से देखो तो बच क्या गया, आ, फिर क्या बच गया, बड़ा ई, फिर क्या बच गया, बड़ा ऊ, फिर क्या बच गया, ए, ठीक है, फिर क्या बच गया, आई, फिर क्या बच गया, ओ, और उसके बाद औ। क्या यही दीर्घ स्वर होते हैं? पक्की बात, क्या इन्हें ही दीर्घ स्वर कहा जाता है? यदि हाँ, तो अगर मैं इन्हीं स्वरों को लगा दूं काय में, व्यंजनों में, तो ये क्या बन जाएगा, क, ये क्या बन जाएगा, की, ये क्या बन जाएगा, कु, ये क्या बन जाएगा, के, ये क्या बन जाएगा, कै, ये क्या बन जाएगा, को, और ये क्या बन जाएगा, कौ। अगर यही मात्रा इस स्वर में नहीं लगी है, किसी दूसरे स्वर में लग जाए, सपोज करो माँ में लग जाए, तो ये माँ, ये मी, ये मु, ये में, ये क्या बन जाएगा, मैं, ये क्या बन जाएगा, मो, ये क्या बन जाएगा, मऊ। सेम अगर ये ता में लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, ता, ये क्या बन जाएगा, ती, ये क्या बन जाएगा, तू, ये ते, ये तई, ये
तो, ये तव, इस प्रकार किसी भी व्यंजन में ये अगर दीर्घ स्वर लग जाते हैं तो उनकी मात्रा अल्टीमेटली कितनी आएगी। तो मैं यहाँ पर एक दो को हटा दूं, आई होप ये समझ गए होंगे, एक को लिख लें बस। तो इसकी मात्रा कितनी लगाई जाएगी, 2, और 2 मात्रा को शो करते हैं हम एस के जैसे। 2 मात्रा को इंडिकेशन देने के लिए वर्तुल रेखा हिंदी में प्रयोग में लाई जाती है, और वर्तुल रेखा का तात्पर्य होता है एस। एस के समान अंग्रेजी का जो एस होता है बेटा, वास्तव में उसे ही क्या कहा जाता है, वर्तुल रेखा कहा जाता है। इतना क्लियर है क्या, पक्की बात, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा काकी, उदाहरण के लिए मैंने लिखा क्या, काकी, काकी, ठीक है। तो काकी में यहां बड़ा ई की मात्रा, तो फिर गुरु, यहां पर भी बड़ा ई की मात्रा, तो क्या आ जाएगा, गुरु, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर देख लिया आजाद या आजाद, ठीक है। तो यहाँ पर एक मात्रा, क्यों एक मात्रा, क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ जा में आ की मात्रा लगी है, इसलिए 2 मात्रा, गुरु बोला इसको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो फिर बड़ा मात्रा लगी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, गुरु। तो गुरु, गुरु, लघु, ये कैलकुलेट हुआ। तीसरा अगर मैं बात करूं तो केकड़ा, केकड़ा, ठीक है। अब ध्यान से गिनो, यहाँ पर ड़ में आ की मात्रा लगी है, तो इसीलिए गुरु, यहां पर कोई मात्रा नहीं लगी, अर्थात यहां पर छोटा अ है, इसीलिए लघु। फिर यहां पर ए की मात्रा लगी है, इसीलिए ये क्या हो गया, गुरु, ठीक है। अगर मैं यहां पर चौथा बात करूं, जैसे अभी मैंने वहां पर कीकर लिखा था, अब मैं यहां लिख देती हूं कीकर। तो गिनो मेरे साथ मात्रा, यहां पर एक मात्रा, क्यों, क्योंकि यहां पर छोटा अ है। यहां पर भी एक मात्रा, लघु, क्यों, क्योंकि छोटा अ है। यहां पर गुरु, क्योंकि यहां पर मात्रा ई की लग गई, बड़ा ई की। बात समझ में आई। जैसे मैं यहां पर बात कर रही हूं, अगले एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो मैं काकी की जगह क्या लिख लेती हूं, मामी, ठीक है, मामी। अब माँ में काई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, इसलिए गुरु। फिर माँ में काई की मात्रा, आ की मात्रा, इसलिए यहां पर क्या, गुरु, ठीक है। तो आपने देखा गुरु, गुरु, टोटल कितनी मात्रा है इसमें, 4 मात्राएं लगाई गई हैं। क्यों लगाई गई हैं, क्योंकि ये दीर्घ स्वर की मात्रा है। जैसे मैंने यहां पर बोला गणेश, जैसे मैंने लिखा यहां पर गणेश, तो फिर मात्रा गिनो, यहां पर एक मात्रा, क्यों, क्योंकि कोई भी यहां पर स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर एक ही मात्रा, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, गुरु, ठीक है। जैसे यहां पर फिर एक मात्रा, क्यों एक मात्रा, क्योंकि यहां पर लघु स्वर आ है। क्लियर बात समझ में आई, क्लियर बात समझ में आई। क्या बोलना चाह रहे हो, अच्छा भारती बता रहे हो उसमें, वेरी गुड बेटा, क्लियर है, ओके, वेरी गुड भारती, वेरी वेरी गुड, आप मेरे साथ साथ मात्रा गिनते चल रहे हो, वेरी वेरी गुड बेटा, ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है, क्लियर। बस ये मात्रा गणना याद रखना, अदरवाइज बाद में बड़ी दिक्कत जाएगी, बहुत दिक्कत जाएगी जब आपको यहाँ पर पूछेगा वो कि कोई मात्रा बताओ। जैसे यहाँ पर एक और देखो, लिखा है पीपा, पीपा की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ देखो आ की मात्रा, इसलिए गुरु, यहाँ पर फिर बड़ा ई की मात्रा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैं अगेन और कोई मात्रा देखूं तो मैंने लिखा दादी, फिर मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर गुरु और गुरु, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ई है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर बड़ा आ है, इसलिए मात्रा क्या हो जाएगी, 2। जैसे यहाँ पर मात्रा मैंने लिख दिया 9वां, कैकई, ठीक है। मात्रा गिनो, यहाँ पर बड़ा ई की मात्रा, इसीलिए गुरु, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, मतलब छोटा आ, लघु, यहाँ पर आई की मात्रा, इसलिए क्या हो गया, ये गुरु। तो मात्रा आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर लघु, सॉरी, गुरु, लघु, गुरु। अब मात्रा हमेशा जो है याद रखना बेटा, हमेशा सबसे पहले बताना चाहिए था, हालांकि मात्रा गणना हमेशा पीछे से स्टार्ट किया करिए,
क्यों? क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बारी आधे अक्षर वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें मात्रा का कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। वैसे तो लोग आगे से स्टार्टिंग से भी मात्रा को गिनना चालू करते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध ले कि मात्रा गणना हमेशा पीछे से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जो आधा अक्षर वाला कॉन्सेप्ट आता है या बिंदी वाला कॉन्सेप्ट आता है या हलंत वाला कॉन्सेप्ट आता है या फिर अनुस्वार वाला कॉन्सेप्ट आता है या विसर्ग वाला कॉन्सेप्ट आता है, यूजुअली जो कॉन्सेप्ट आता है आधा अक्षर और हलंत वाला, वहां पर आपकी जो मात्रा है उनका कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है यदि आप स्टार्टिंग से मात्रा को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। यदि आप लास्ट से मात्रा को कैलकुलेट करोगे तो वो गड़बड़ नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य, आप मात्रा गिन रहे हो तो ऐसे गिनो, ठीक है, ऐसे मात्रा को ना गिने। अभी ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि आधे अक्षर में ये बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? वहां पर मैं एक बार और बताऊंगी। तो यहां याद रखना कि जो बड़ी मात्रा होती है या जो बड़े स्वर होते हैं उनके लिए हमेशा लघु की गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? नियम नंबर 2 क्लियर है। नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। चले नियम नंबर 3 की ओर। अब नियम नंबर 3, 4 और 5 कुछ बिंदी वाले हैं। नियम नंबर 3 कहता है अनुस्वार का नियम। आप सभी जानते हैं अनुस्वार मतलब यहां पर क्या होता है, ये वाली बिंदी। तो याद रखिएगा, अनुस्वार अगर मैं इसको किसी स्वर में लगा दूं तो ये ऐसा दिखेगा बेटा, और अगर ये किसी व्यंजन में लगा रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिख सकता है, किसी भी व्यंजन में लगेगा। तो हमने अभी इसको मान लिया है। तो जब भी अनुस्वार की बात करूं तो अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है तो उसकी मात्रा 2 गिनी जाएगी, अर्थात यहां पर ये गुरु के रूप में गिना जाएगा। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी, 2। बात समझ में आई? उदाहरण से समझे इसको कैसे, जैसे उदाहरण से समझे। उदाहरण के लिए यदि मैं यहां पर कह दूं, जैसे मैंने यहां पर कहा क्या, अंक, मैंने क्या कहा, अंक। तो चलो गिनो मेरे साथ। जैसे मैंने यहां पर बोला अंक, तो कोई भी यहाँ पर वर्ण दिया है क्या, मतलब कोई भी मात्रा लगी हुई है क्या, नहीं लगी, अर्थात छोटा अ है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, लघु। इसके ऊपर अनुस्वार लगा है इसीलिए इस वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु। कायदे से होना चाहिए था लघु, क्यों? क्योंकि कोई दीर्घ मात्रा नहीं लगी, लेकिन उसके ऊपर चूंकि अनुस्वार लगा है इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला अंकुर, जैसे मैंने यहां पर कहा अंकुर, र में छोटा अ है इसीलिए लघु, छोटा उ है इसीलिए लघु, यहां पर छोटा आ है लेकिन चूंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा है इसीलिए ये यहां पर क्या हो जाएगा, गुरु। तो टोटल मात्रा इसमें कितनी है, 4। ऐसा गिनते भी आना चाहिए। टोटल मात्रा कितनी है इसमें, 4 है। जैसे अब मैं यहीं पर आपको बता रही थी, आपने कीकर पढ़ा था तो मात्रा आपने देखा, किंकर पढ़ा तो आपने मात्रा देख लिया। अब यहाँ पर देखो किंकर लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, लघु। क्यों? क्योंकि एक मात्रा है, ठीक है, छोटा यहाँ पर वर्ण है, यहाँ पर भी क में छोटा आ है इसलिए एक मात्रा। अब कायदे से ये छोटा ई है तो होना चाहिए था कितनी, एक मात्रा, लेकिन चूंकि इसमें अनुस्वार लग गया है, बिंदी लग गई है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, गुरु। तो इसकी मात्रा कितनी हुई, लघु लघु गुरु, अर्थात यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई, 4 मात्रा हो गई। क्लियर बात समझ में आई? जैसे अब मैं इसी को लिख दूं और मैं यहाँ पर लिख दूं मंगल, आपको ये गिनने में काम आएगा। आपने सुना भी होगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब आप इस लाइन को गिनेंगे, आप इस पंक्ति को गिनेंगे, आप इस चरण को गिनेंगे तो उस टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। गिनेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए। चूंकि ये लघु वर्ण है इसीलिए यहाँ लघु मात्रा, यहाँ पर भी लघु मात्रा, चूंकि इसमें छोटा अ छोटा है। कायदे से यहाँ पर भी लघु मात्रा होती, चूंकि इसके ऊपर यहाँ अनुस्वार जुड़ा है इसीलिए इस अनुस्वार के इफेक्ट से ये मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु। तो इसकी मात्रा हमने पीछे से गिनना चालू करी और देखो यहाँ पर लघु लघु गुरु, अर्थात टोटल मात्रा इसमें
है 4। ऐसे करके आप किसी भी पंक्ति में, किसी भी चरण में मात्रा को गिनोगे और ये रिकॉग्नाइज करोगे कि इसमें 13 मात्रा, 11 मात्रा, 16 मात्रा, 24 मात्रा, जितनी भी मात्रा कैलकुलेट कर रहे हो उस हिसाब से बता पाओगे कि ये वाला छंद है। क्लियर बात समझ में आई बेटा? तो मात्रा गणना आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर बोल दूं, मैंने जैसे यहां पर लिखा इंदु, मैंने क्या लिखा? इंदु। अब देखो छोटा ऊ की मात्रा इसी लघु, अब कायदे से छोटा ई है लेकिन यहाँ पर अनुस्वार लग गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, भारती, मैम मम्मी चिल्ला रही है खाना खा लो। खुश नसीब हो कि तुमको घर में बैठ के मम्मी चिल्ला रही है। इंदौर वालों को तो सोचो कोई चिल्लाने वाला है ही नहीं है। तो बैठे बैठे खाना खा लो, लेक्चर देखते देखते खाना खा लो। ठीक है, और मेरे लिए भी पैक करवा लेना। ठीक है, और भेज देना इंदौर। ठीक है भारती, मम्मी को बोलो जब चिल्ला ही रही हो मैम तो मम्मी मैं उधर नहीं आऊंगा, मैं जहां पर टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ रहा हूँ वहां पर खाना ले आओ तो मैं खा लूंगा या खा लूंगी। अच्छा भारती है रे, तो लड़की है ना, खा लूंगी बोलना। क्लियर? तो खा लो बेटा, ठंडा हो जाएगा नहीं तो मजे खराब हो जाएंगे। देखते देखते खा लो। ठीक है, वीडियो को। चलिए, या थोड़ी देर का बाद खा लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब ये बच्चों जैसे बात भी बताओगे तुम लोग, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो, है ना, लाइव क्लास चल रही है तो मैम खाना भी खा लो। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। खैर, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हुआ। 3 नियम हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उन 3 नियमों में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा कि यदि लघु वर्ण है तो हमारी मात्रा कैसी होगी? लघु की लगेगी, एक मात्रा कैलकुलेट की जाएगी। गुरु वर्ण आ रहे हैं, गुरु वर्ण क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। यदि ये किसी लगी है तो मात्रा 2 कैलकुलेट, जिसके लिए अंग्रेजी के एस या वर्तुल रेखा किया जाएगा। अब ये 3 नियम एक साथ याद रखना। सबसे पहले मैंने अनुस्वार का नियम बताया। ठीक है, अनुस्वार मतलब जहां कहीं भी अगर आप देखो बिंदी दिखाई देगी तो मात्रा आपकी क्या लगेगी? यहाँ पर गुरु। जैसे एक बार इसको और देख लीजिए, चूंकि बड़ा ई की मात्रा है, दीर्घ स्वर है इसलिए लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर अनुस्वार है इसीलिए कायदे से इसकी मात्रा 1 होती, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अनुस्वार लगा है, इस मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2। तो टोटल उसमें 4 मात्रा। क्लियर समझ में आई? अब इसी के साथ जल्दी से निपटा दो आप यहाँ पर। तो मात्रा आएगी वो है यहाँ पर विसर्ग की। चौथा नियम है विसर्ग की मात्रा। और विसर्ग क्या होता है आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस तरीके का जो साइन दिखाई देता है उसे विसर्ग कहा जाता है। अगर किसी स्वर में लगा है तो इस तरीके से दिखेगा, व्यंजन में लगा है तो दिखेगा। तो जब भी विसर्ग अगर किसी वर्ण में लगा है तो इस मात्रा भी कितनी गिनी जाएगी? 2 गिनी। विसर्ग की मात्रा भी कितनी गिनी जाएगी बेटा? 2 गिनी जाएगी, या फिर अंग्रेजी का एस या हिंदी वर्तुल रेखा कहा जाता है, वर्तुल रेखा के रूप में गिनी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जैसे उदाहरण समझे, उदाहरण से इसे समझे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है दुख, क्या लिखा? दुख। पीछे से मात्रा हमने गिनना चालू करी, यहाँ पर 1। ठीक है, मात्रा या लघु, क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पर दीर्घ वर्ण नहीं है बल्कि छोटा आ है। कायदे से यहाँ पर मात्रा होती लघु, लेकिन चूंकि इसमें विसर्ग लगा है इसीलिए इसी वर्ण को ये क्या कर देगी? जैसे यहाँ पर मैं बोल रही, ठीक है, अंतःकरण, अंतःकरण। चलो मात्रा गिनना चालू करें। यहाँ पर लघु, क्यों लघु बेटा? क्योंकि यहाँ पर छोटा आ है। यहाँ पर भी लघु, क्यों? क्योंकि कोई मात्रा नहीं, छोटा आ है। यहाँ पर भी लघु, क्यों? छोटा आ है। कायदे से तभी यहाँ पर लघु होता, लेकिन चूंकि इसमें विसर्ग आ रहा है और विसर्ग लगने के कारण ये क्या हो गया? गुरु हो गया। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट, छोटा आ है, ये भी लघु होता, लेकिन चूंकि उसके ऊपर अनुस्वार आ रहा है, बिंदी आ रही है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? गुरु। तो यहाँ पर गुरु होने का कारण है विसर्ग का होना, और इस वर्ण के गुरु होने का कारण है, सॉरी, इस वर्ण के गुरु होने का कारण है यहाँ पर क्या होना? अनुस्वार होना। तो कायदे से छोटे छोटे वर्ण थे, होना चाहिए था लघु लघु, लेकिन गुरु इसलिए हुए क्योंकि एक में
लगा है और एक में अनुस्वार। तो क्लियर बात समझ में आई। टोटल इसमें मात्रा कितनी हुई? 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 4, 3 कितनी मात्रा हुई? 7। ऐसे करके मात्रा गिनते आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक और अगर मैं देखूं तो मैंने क्या लिखा? अंतःपुर। चलो फिर मात्रा गिनो तो बेटा, यहां पर मात्रा आई लघु, यहां पर मात्रा फिर आई लघु, यहां पर मात्रा लघु आती, लेकिन चूंकि यहां पर विसर्ग लगा है इसलिए मात्रा गुरु हो जाएगी। यहां पर भी मात्रा लघु आती, लेकिन चूंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा है इसलिए ये मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। तो टोटल इसमें कितनी मात्रा है? 6 मात्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मात्रा गिनते आनी चाहिए। क्या यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात बेटा। बढ़ जाऊं आगे। अब 3 मैंने बोला था कि एक साथ याद रखना। अगला नियम याद रखें, नियम नंबर 5 अनुनासिक का। और अनुनासिक का साइन कैसा दिखाई देता है? ध्यान से देखिए। अनुनासिक का जो साइन होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। अनुनासिक का साइन ऐसे दिखाई देता है, अर्थात अगर मैं देखूं ये किसी स्वर में लगा है तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और किसी व्यंजन में लगा है तो। अब कभी भी अगर आप इस साइन को किसी भी वर्ण के ऊपर लगा देख लें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये किसी बड़े वर्ण के ऊपर लगा है, अर्थात दीर्घ वर्ण के ऊपर लग जाए, ठीक है, तो अगर ऐसा लगा है तो इसकी मात्रा क्या आ जाएगी? यहाँ पर 2। अगर ये किसी लघु वर्ण के ऊपर लगा है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। अगर ये यहाँ पर इसके ऊपर लगा है, ठीक है, सपोज करो ये इसके ऊपर लगा है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें बड़ा आ है, इसमें भी बड़ा आ है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर लगा है तो इसकी मात्रा यहाँ पर क्या रहेगी? लघु। मतलब इसको आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे, आप कैलकुलेट करोगे जो वर्ण में मात्रा लगी है उसको। तो इसका लगा होना या ना लगा होना कोई असर या कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, उसमें आप वो मात्रा कैलकुलेट करोगे जो मूल वर्ण की या मूल अक्षर की मात्रा है। अगर मूल अक्षर में छोटा आ है तो मात्रा आ जाएगी आपकी यहाँ पर कितनी? 1। अगर मूल अक्षर में बड़ा कोई वर्ण है या दीर्घ वर्ण है तो मात्रा आ जाएगी 2। जैसे अगर आप यहाँ पर आ के रूप या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं, मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं हंस, ठीक है, तो चूंकि यहां पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहां पर लघु, यहां पर भी छोटा आ है इसलिए ये भी लघु। दूसरा मैंने यहां पर देखा जैसे आंख, क्या देखा मैंने? आंख। तो ख में कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है इसलिए लघु। यहाँ पर बड़ा आ है इसलिए गुरु। इसीलिए गुरु नहीं हुआ कि इसमें अनुस्वार लगा है, गुरु इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बड़ा आ की मात्रा है। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं तीसरा देख लूं, मैंने यहाँ पर कहा अंगना, ठीक है, तो अब यहाँ पर आ की मात्रा है इसीलिए यहाँ पर क्या है? लघु। क्यों? क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, यहां पर भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, इसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा ही नहीं। अब सपोज करो बेटा, अगर आपके पास में 2 वर्ण लिखे हुए हैं, एक जगह लिखा हुआ है अंगना और एक जगह लिखा हुआ है अंगना, तो दोनों में अगर आप मात्रा गिनोगे, और ये शब्द युग्म का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अर्थ क्या है, क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने इन दोनों का अर्थ बताया है कि अगर यहां पर अनुस्वार लगा है और यहां अनुनासिक लगा है तो इनका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे और इनकी मात्राएं भी अलग अलग होंगी। तो चलिए गिनते हैं मात्राएं। यहां पर चूंकि बड़ा आ की मात्रा लगी है इसलिए गुरु, यहां पर कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है इसलिए लघु। अब चूंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां पर आप वो मात्रा गिनेंगे जो मूल अक्षर में लगी हुई, और मूल अक्षर में यहां पर छोटा आ है इसलिए ये क्या हो जाएगा? लघु। तो मात्रा क्या हुई? गुरु लघु लघु, या फिर लघु लघु गुरु। टोटल इसमें मात्रा कितनी बेटा? 4। वहीं मैं अगर इसको गिनूं तो इस गुरु, क्यों? क्योंकि बड़ा आ है, यहां पर कोई मात्रा नहीं है,
या छोटा आ है इसीलिए लघु। अब चूंकि इसमें अनुस्वार है इसीलिए इसकी मात्रा क्या हो जाएगी 2, तो इसकी मात्रा यहां पर कितनी हुई 5। तो इतना डिफरेंस हो जाता है अनुस्वार और अनुनासिक में, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। जो इसमें मात्रा लगी है उसके अकॉर्डिंगली ये लघु गुरु परिवर्तित होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आई? अगर लघु में वर्ण में लगा है तो लघु मात्रा हो जाएगी, गुरु वर्ण में लगा है तो गुरु मात्रा हो जाएगी, लेकिन इसकी मात्रा हमेशा 2 होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? सेम वैसे ही अगर मैंने यहां पर बोला था हंस और हंस, इस शब्द युग्म का भी अर्थ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका अर्थ क्या होगा, हंस और हंस का। अब जिस प्रकार इसमें अर्थ में डिफरेंस है, मात्रा में भी डिफरेंस आएगा। यहां पर लघु आएगा, क्यों? क्योंकि छोटा आ है। यहां पर भी लघु आएगा, क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहां पर देखें, यहां पर लघु आएगा, लेकिन यहां पर अगर आप बात करें, एक सेकेंड फिर से देख लें इसको, दोनों जगह सेम लिख दिया था। एक वर्ण मैंने लिखा हंस और दूसरा शब्द मैंने लिखा यहां पर हंस, तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों शब्द युग्मों का अर्थ बताएं, है ना। उसके बाद अब मैं मात्रा गिनती हूं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर लघु मात्रा लगेगी, क्यों? क्योंकि यहां पर छोटा आ है। यहां पर भी मात्रा लघु लगेगी, क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये लघु के ऊपर लगा है तो लघु मात्रा आ जाएगी, गुरु के ऊपर लगा रहता तो गुरु मात्रा आ जाती, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहीं पर देखूं तो यहां पर लघु, क्यों? क्योंकि छोटा आ है और चूंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु। कायदे से ये लघु होता कि हाँ में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा है इसलिए ये गुरु हो गया। तो इसमें है 3 मात्रा, इसमें है 2 मात्रा। तो जहां इनके अर्थ में अंतर होता है वहीं इनकी मात्राओं में भी अंतर हो जाता है, यदि अनुस्वार और विसर्ग और अनुनासिक यहां पर लगे हुए हैं। उम्मीद करती हूं समझ में आया होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा? पक्की बात? बढ़ूं आगे तो 3 हमने यहां पर जो साइन होते हैं उनके नियम देखे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला यहां पर अगर आप नियम देखो तो कौन सा हो गया, ये चौथा, 5वां, 6वां नियम देखिए, नियम नंबर 6। ठीक है, नियम नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से देखिए। नियम नंबर 6 कहता है कि संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। देखो, संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है, वर्ण गुरु हो जाता है। अर्थात सबसे पहले तो बोलना, मैडम ये बताओ कि संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं। तो मेरे साथ देखें संयुक्त वर्ण। आपने हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे, जैसे छ, त्र, य और श्र। इनको संयुक्त इसलिए कहा क्योंकि ये किन्हीं ना किन्हीं वर्णों से मिलकर बने हैं। लेकिन इनके अलावा और भी आ जाते हैं, जैसे द्व, जैसे व, जैसे य। ठीक है, इस तरीके के भी वर्ण यदि आपको कहीं पर दिख जाते हैं, या फिर क्र। याद रखना, मैंने क्री नहीं बोला है, क्री नहीं, क्या बोला, क्र। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ण अगर आपको कहीं पर दिख जाए तो ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और अगर इनके आगे कोई अक्षर है तो वो अक्षर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, संयुक्त वर्ण के पहले वाला अक्षर हमेशा क्या होने वाला है, गुरु होने वाला है। अच्छा, क्यों संयुक्त बोला? क्योंकि ध्यान से देखिए, छ क्यों संयुक्त है, क्योंकि ये क प्लस स से मिलकर बना है। त क्यों है, क्योंकि ये त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ क्यों है, क्योंकि ये ज प्लस इ से मिलकर बना है। श्र क्यों है, क्योंकि ये स प्लस र से मिलकर। व क्यों है, क्योंकि ये द और व से मिल। व क्यों है, क्योंकि द और ध से मिल। य क्यों है, क्योंकि द और य से मिल। त्र क्यों है, क्योंकि क और र से मिल। इस प्रकार अगर आप देखें तो जब कभी भी किसी भी वर्ण में संयुक्त अक्षर आएगा तो उसके पहले वाला वर्ण क्या होने वाला है, गुरु होने वाला है।
जो वर्ण संयुक्त है वो गुरु नहीं होगा, उसके पहले इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप इन्हें आधे अक्षर का कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो। तो इसके पहले वाला वर्ण क्या होगा? गुरु। एग्जाम्पल से समझो तो, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिख रही हूं विज्ञान। मैंने क्या लिखा? विज्ञान। तो चलिए मेरे साथ यहां पर बताइए मात्रा। यहां पर लघु, क्यों लघु? क्योंकि आ है। यहां पर चूंकि आ की मात्रा है इसीलिए ये गुरु हो जाएगा। अब कायदे से वी की मात्रा होनी चाहिए थी एक, लेकिन चूंकि ज्ञा जो है, चूंकि ज्ञा जो है क्या है? संयुक्त अक्षर है, इसीलिए इसका प्रभाव इसके आगे वाले वर्ण पर पड़ेगा और ये यहां पर क्या हो जाएगा? गुरु। बात समझ में आई? भले ही छोटा ई है लेकिन यहाँ पर गुरु मात्रा इसलिए आई चूंकि ये क्या है? संयुक्त अक्षर है ना? ऊपर देख रहे हो संयुक्त अक्षर क्यों है? तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी यहाँ पर? टोटल 5। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा मिश्रण। ध्यान से देखें, मिश्रण में अगर मैं मात्राएं गिनूं तो यहां पर आएगा लघु। क्यों? क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। यहां पर ये संयुक्त अक्षर है तो खुद अपनी मात्रा देगा एक, लेकिन चूंकि संयुक्त अक्षर है इसीलिए इसका प्रभाव इसके आगे पड़ेगा। अगर ये यहां पर गुरु होता तो गुरु की मात्रा, गुरु से बड़ी कोई मात्रा नहीं होती, याद रखना बेटा, है ना? और असल जिंदगी में भी गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कायदे से आता, यहाँ पर क्या? लघु। लेकिन चूंकि संयुक्त अक्षर है इसीलिए इसके आगे इसका प्रभाव पड़ेगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्योंकि छोटा ई था, होना तो चाहिए था क्या? लघु, लेकिन गुरु इसलिए हुआ चूंकि इसके आगे क्या है? यहाँ पर क्या है? संयुक्त अक्षर। और इसीलिए मैंने बोला था कि मात्राएं जो है वो पीछे से गिनना, क्योंकि तुम ऐसे मात्रा गिनते आते तो तुम उसके बगल में देखते तो तुमको कंफ्यूजन होता या तुम्हारे प्रश्न, इसलिए मात्राएं हमेशा पीछे से गिने। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पीछे से अगर मात्राएं गिनोगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। जैसे अगर तीसरा फिर देखो, यहां पर मैंने शब्द लिखा अक्षर। कायदे से दूर से देखने में ऐसा लग रहा होगा अक्षर को कि यार कोई भी मात्रा नहीं है, यहाँ पर लघु 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 लगा दूं। लेकिन ध्यान से देखो भैया मेरे, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो आएगा लघु। क्यों? क्योंकि छोटा आ है। यहां पर भी आएगा लघु क्योंकि संयुक्त अक्षर है। लेकिन इसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्यों गुरु होगा? क्योंकि ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। कायदे से होना चाहिए था लघु, लेकिन हो गया भैया मेरे ये गुरु। क्यों गुरु हुआ? क्योंकि ये जो वर्ण है वो क्या है? संयुक्त अक्षर। तो देखने में तो ऐसा लग रहा था कोई मात्रा नहीं है, तो 3 मात्रा ही बस आनी चाहिए, लघु लघु लघु, लेकिन ये गुरु हो गया। क्यों गुरु हुआ? क्योंकि ये संयुक्त अक्षर था। इसीलिए तो कहा कि संयुक्त अक्षर के आगे वाला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। समझ में आई बात? पक्की बात? ठीक है। अगर मैं और बात करूं यहां पर, जैसे मैंने चौथा लिखा उद्धरण। चलिए गिनिए मेरे साथ में, यहां पर क्या आएगा? लघु। क्यों? क्योंकि आ है। यहां पर भी क्या आएगा? लघु। क्यों? छोटा आ है। यहां पर भी क्या आएगा? लघु। क्यों? क्योंकि संयुक्त वर्ण है। लेकिन इसके जस्ट आगे वाला वर्ण कायदे से होता लघु, लेकिन चूंकि संयुक्त वर्ण है ये क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? जैसे और एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, और एक एग्जाम्पल से इसको देखें। जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं, ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं उद्योग। उद्योग, ठीक है। चलिए गिनिए मेरे साथ उद्योग में, यहां पर क्या है? एक मात्रा। अब यहां पर क्या है? ओ की मात्रा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और इसके आगे चूंकि संयुक्त वर्ण है ध्य, ठीक है, चूंकि संयुक्त वर्ण ध्या है इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो उद्योग में टोटल मात्रा कितनी? 5। अब ध्यान से देखना, एक वर्ण मैं बता रही हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है विद्या, चलिए गिनिए तो मात्रा यहां पर, ये क्या हो जाएगा? गुरु। क्यों हो जाएगा गुरु? चूंकि आ की मात्रा लगी है। अब चूंकि ये जो है ये संयुक्त वर्ण है जो द और य से मिल
बना है और इसीलिए इसका इफेक्ट इसके आगे वाले वर्ण पर पड़ेगा और ये कायदे से होता लघु क्योंकि छोटा ही है, लेकिन चूंकि संयुक्त वर्ण के आगे होने के कारण इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु। तो इसमें टोटल कितनी मात्रा है, 4। और याद रखना बेटा, विद्या और विधा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब इसकी मात्रा गिनो तो विधा की, यहां पर क्या हो जाएगा, गुरु। क्यों, क्योंकि आ की मात्रा है। और यहां पर क्या रहेगा, लघु। क्यों, क्योंकि छोटा ई की मात्रा है। तो समझ में आया आपको कि ध्य संयुक्त वर्ण है और ध नॉर्मल वर्ण है। तो याद रखना, या नॉर्मल व्यंजन है, इसकी मात्रा इसके आगे वाले वर्ण के आगे वाली जो मात्रा आएगी उसको कर देगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा। जो मात्रा लगी है उस हिसाब से ही उसकी मात्रा लगाई जाएगी। तो विद्या में 4 मात्राएं और विधा में कितनी मात्रा है, 3। तो ध्य और ध में अंतर उम्मीद आया होगा, तो बहुत केयरफुली आपको लगाना है। इसीलिए तो क्या कहा कि संयुक्त वर्ण के आगे वाला वर्ण क्या होगा, गुरु। बात समझ में आ रही है बेटा, पक्की बात, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला नियम क्या कहता है, ये नियम समझ में आया। अगला नियम देखिएगा यहां पर, जो आपका नियम नंबर 7 होगा। नियम नंबर 7 क्या कहता है, नियम नंबर 7 कहता है आधा अक्षर गिना नहीं जाता। आधा अक्षर गिना नहीं जाता, बल्कि बल्कि के आगे वाला अक्षर, आगे वाला अक्षर वाला अक्षर या आगे वाला वर्ण गुरु हो जाए। मतलब अगर आपको कहीं पर आधा अक्षर दिख रहा है तो वो आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा, लेकिन उसके आगे वाला जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे संयुक्त अक्षर में हो रहा था। उदाहरण से समझें तो इसको देखें, उदाहरण से, और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर मैंने लिखा है सत्य। चलिए सत्य की मात्रा गिनिए तो यहां पर क्या आएगा, लघु। क्यों, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। कहां गया, लघु, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, इससे गिना नहीं जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव इसके आगे वाले वर्ण पर पड़ेगा और इसको ये क्या कर देगा, गुरु कर देगा। तो टोटल मात्रा कितनी है, 3। जैसे मैंने यहां पर कहा असत्य, मात्रा गिने तो यहां पर इसकी मात्रा कितनी, लघु। क्यों यहां पर, क्योंकि कोई मात्रा यहां पर नहीं लगी है, छोटा आ है, इसे गिना नहीं जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव इसके आगे वाले पर पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, गुरु। अब इसके बाद यहां पर क्या है, छोटा आ है, तो इसकी मात्रा क्या आ जाएगी, लघु। तो लघु गुरु लघु ये मात्रा का क्रम होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने बोला चम्मच, ठीक है, तो इसे गिने यहां पर सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो तो ये होगा लघु, ठीक है, ये भी क्या होगा, लघु। आधा अक्षर गिना नहीं जाता, बल्कि उसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु। तो कायदे से ये होना चाहिए था लघु, लेकिन ये गुरु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे पीछे क्या है, आधा अक्षर। इसीलिए मैंने बोला था कि मात्राएं ऐसे गिनते आना। बात समझ में आई, ताकि गलती ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला, बहुत ध्यान से देखना, वर्ण लिखा है उज्ज्वल। सबसे पहले तो उज्ज्वल तुम लोग सही लिखना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ये होगी, यहाँ पर लघु, क्यों, छोटा आ है, यहाँ पर व में भी लघु, क्यों, छोटा आ है। अब आधा अक्षर गिना नहीं जाता, तो ये भी गिना नहीं जाएगा, ये भी गिना नहीं जाएगा। अब चूंकि आधा अक्षर, आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु। तो कायदे से ऊ छोटा है तो लघु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आधा अक्षर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि 2 बार आधा आधा है तो उसको मिलाकर पूरा कर दे और 1 लगा दे, नहीं। नियम कहता है कि आधा अक्षर गिना नहीं जाता, बल्कि उसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो उज्ज्वल में मात्रा कितनी मेरे, बात समझ में आई, ठीक है। अब जैसे यहां पर लिखा है स्वस्थ, चलो गिनो।
मात्रा गिनो तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पूरा है, तो मात्रा आई लघु, क्योंकि कोई यहाँ पर मात्रा नहीं लगी है। आधा अक्षर गिना नहीं जाता, उसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु, तो ये गुरु हो गया। फिर इसके आगे गिनो, ये आधा अक्षर है। अब इसके आगे अगर कोई वर्ण होता, जैसे सपोज करो आ होता, तो ये क्या हो जाता? गुरु। लेकिन चूंकि इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, इसीलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होगी और इसकी मात्रा सिर्फ रह जाएगी। अब वहीं पर अगर मैं अगला वर्ण लिखूं और मैं कह दूं स्वास्थ्य, इतना बड़ा वर्ण दिखने में, चलो गिने मात्राएं इसकी। सबसे पहले यहां पर मैं क्या कर दे? लघु। क्यों? क्योंकि यहां पर छोटा आ है। ये आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा, ये आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा। अब चूंकि आधा अक्षर का प्रभाव उसके आगे वाले वर्ण पर पड़ता है और वो उसे गुरु कर देता है, इसीलिए ये इसे गुरु कर देगा। अरे भैया, लेकिन वह तो ऑलरेडी गुरु है, तो और डबल गुरु कर दूं क्या? अरे नहीं, गुरु से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये केवल ऐसा रह जाएगा और असल जिंदगी में भी गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है ना? तो याद रखना, इससे आगे कुछ नहीं होगा, ये ऐसा होगा। अब ये फिर आधा, ठीक है, तो इसका प्रभाव इसके आगे वाले वर्ण पर पड़ता, लेकिन इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, इसीलिए दिखने में इतना भारी भरकम शब्द केवल मात्राएं देगा 3। क्यों? क्योंकि आधे अक्षर को गिना नहीं जाता, इसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु। और जब गुरु है तो गुरु से बड़ा तो कुछ नहीं होता भैया। क्लियर बात समझ में आ रही है? मात्रा को गिनना क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? पक्की बात? तो समझ में आया यहाँ पर कि किस तरीके से होगा। अब जैसे और गिनिए, जैसे यहाँ पर लिखा है भक्त, गिनो। यहाँ पर क्या है? लघु। ये आधा अक्षर गिना नहीं जाता। अब ये यहाँ पर मात्रा कायदे से आती 1, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गुरु, क्योंकि आगे वाला हो जाएगा, ठीक है, गुरु हो जाएगा। जैसे और भी गिने यहाँ पर, जैसे और गिन लेते हैं 1 2, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर गिन लूं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा दे रहा है, इसीलिए जैसे मैंने कहा नित्या। अब देखिए, नित्या लिखा है तो आ की मात्रा है, इसीलिए गुरु। आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा, इसके आगे वाले वर्ण को क्या कर देगा? गुरु। तो ये क्या हो जाएगा? भले ही छोटा ई है, गुरु हो जाएगा। तो मात्रा कितनी? 4। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आई बेटा। समझ में? पक्की बात? ये नियम समझ में आया? अब नियम नंबर 8 की ओर चलूं क्या? इतना क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है हलंत के आगे वाला वर्ण, आगे वाला वर्ण गुरु हो जाता है, गुरु हो जाता है। नियम के आगे वाला हलंत के आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके मेघना, ओके भारती बेटा, ठीक है। इसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। इसके हलंत के आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। अब ध्यान से देखिए कैसे गुरु हो जाता है, इसको समझिए। जैसे आपने उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए यहां पर लिखा हुआ है राजन, ठीक है, तो हलंत नहीं गिना जाएगा। उसके आगे कायदे से यहाँ पर छोटा आ है, तो होना चाहिए था लघु, लेकिन लघु नहीं होगा बल्कि गुरु होगा। क्यों गुरु होगा? क्योंकि हलंत के आगे वाला वर्ण क्या होगा? गुरु, और ये तो ऑलरेडी गुरु ही है। हलंत के आगे अगर कोई वर्ण है तो ये गुरु हो जाएगा, सेम एज आधा अक्षर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर देखा जगत, लिखा हुआ क्या है? जगत, तो यहाँ पर आप देखें हलंत लगी है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके आगे कायदे से होता लघु, लेकिन चूंकि हलंत लगी है और नियम कहता है हलंत के आगे वाला वर्ण गुरु हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु, और ये लघु ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि छोटा आ है। जैसे अब मैंने यहाँ पर मैंने बोला लिखा है कद्दू, कद्दू, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? लघु। अब यहाँ पर हलंत लगी है, ठीक है, तो
तो आप गिनेंगे क्या? नहीं, आप इसको मान सकते हैं कि ये आधा अक्षर है, या ये मान सकते हैं कि हलंत है। दोनों एक ही बात हो गई यहाँ पर। और इसके आगे वाला वर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो मात्रा इसमें 3, ठीक है, गुरु और आज समझ में आई बेटा? तो हलंत का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें तो आधे अक्षर के जैसे है, चूंकि पढ़ा ही है। जब कभी भी किसी वर्ण में हलंत लगे है मतलब वो स्वर रहित है, अर्थात आधा अक्षर। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूं, मैंने लिखा है श्रीमान, तो श्रीमान में मात्राएं गिने तो क्योंकि हलंत है इसलिए यहाँ पर इसका नहीं जाएगा। हलंत के आगे वाला वर्ण ये गुरु कर देता, लेकिन ऑलरेडी गुरु है और मैंने बताया गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, तो ये ही रहेगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बड़ा ई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब भैया अगर ये यहाँ पर देखो तो संयुक्त अक्षर है, इसके आगे कोई वर्ण रहता तो वो भी गुरु हो जाता, लेकिन चूंकि संयुक्त अक्षर के आगे कोई वर्ण नहीं, वो एज इट इज। तो अब डेवलप हो रही होगी धीरे धीरे मात्राओं को आपके अंदर। क्लियर बात समझ में आई? तो ये नियम कहता है कि हलंत के आगे वाला वर्ण क्या हो जाएगा बेटा? गुरु हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगला नियम देखें, नियम नंबर 9, बहुत ध्यान से देखना बेटा। नियम नंबर 9 कहता है, ठीक है, यदि रकार हो, यदि रकार, र की रेफ को देखिएगा, र की रेफ मतलब ये वाला है ना, इस तरीके। तो यदि कहीं पर रकार होता है तो रकार के पहले वाला वर्ण, क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है, रकार के वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, याद रखना, यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ। ये इसके आगे वाला वर्ण गुरु होगा, ये इसके आगे वाला वर्ण गुरु होगा, लेकिन अगर ये आ रहा है एक होगी इसके आगे वाला वर्ण, लेकिन अगर ये आ रहा है तो आगे वाला वर्ण, क्यों? क्योंकि ये दोनों र है और ये क्या है? ई है। बात समझ में आ रही है बेटा? पक्की बात? तो अब याद रखना, ये नियम क्या कहता है कि र की रेफ वाला रकार आता है तो उसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझे। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कर्म, ठीक है, तो कायदे से आ में कोई मात्रा लगी है उसको आप रखोगे क्या? गुरु। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट इसके आगे, लघु। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट उसके आगे वाले वर्ण पर पड़ता है, तो ये तो लघु रहेगा, लेकिन कायदे से ये भी लघु होता, लेकिन चूंकि र की रेप लगी है और इसका इफेक्ट आगे वाले वर्ण पर पड़ेगा तो ये आएगा, गुरु हो जाएगा। आपकी मात्रा क्या हुई? गुरु। ठीक है, एक और समझे। जैसे यहाँ पर लिखा है धर्म, अब चूंकि माँ है, ठीक है, इस पे जिस पे रा की रेप लगी है वो गुरु नहीं होगा, कि आगे वाला वर्ण गुरु होगा इसके प्रभाव से, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा? लघु। ठीक है, और इसके आगे कायदे से ये भी लघु होता, लेकिन चूंकि रा की रेप लगी है इसलिए आगे पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है आशीर्वाद, चलिए आशीर्वाद की मात्रा गिनिए तो यहाँ पर द के लिए क्या हो जाएगा? लघु आ है, यहाँ पर वा की मात्रा आ रही है इसलिए में आ की मात्रा आ रही है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस पर ये रा की रेख लगी है उसे आप गुरु करेंगे, बल्कि इसका इफेक्ट आगे वाले वर्ण पर पड़ता है। अब अगर ये लघु रहता तो ये गुरु हो जाता, लेकिन ऑलरेडी गुरु है और गुरु से बड़ा कुछ, तो ये गुरु ही रहेगा, तो ये गुरु रहेगा। और इसके आगे बड़ा आ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? गुरु। तो आशीर्वाद में मात्रा गुरु 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 और लघु के, तो टोटल मात्रा अगर आप देखें ये कितनी? 2 दूनी 4, ठीक है, 6 और एक यहाँ 7। बात समझ में आई? तो टोटल मात्रा इसकी क्या हो जाएगी? 7 होगी। ठीक है, ये बात आई होप समझ में आई होगी। क्लियर बात समझ में आई बेटा?
पक्की बात। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतिम नियम, कायदे से ये इतना आपको आएगा नहीं, लेकिन कहीं पर आ जाए तो याद रखिए, अवग्रह। अवग्रह या फिर इसको कहा जाता है प्लुत स्वर। आपने सुना होगा प्लुत स्वर, पर हमने वर्णमाला में पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं। अब कायदे से ये होना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि प्लुत स्वर में अगर आप देखें बेटा, तो उच्चारण में अगर ये प्लुत स्वर ये वाला और ये वाला कहीं लगा होता है, तो इसके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का। तो कायदे से 3 मात्राएं लगनी चाहिए, समय लगता है। लेकिन जब आप इसकी मात्रा काउंट करते हो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर याद रखना कि मात्रा गिनी जाती है, इसको है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखें, उदाहरण के लिए लिखा है कोअपि, तो आप गिन लोगे इसे लघु, इसे गिन लोगे गुरु, और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लिखा का लिखा रह जाएगा। ना 1 मात्रा गिनोगे ना 2 मात्रा गिनोगे, ऐसा भी नहीं करोगे कि लघु गिन, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पर लिखो, लिखा हुआ है कोपेन, पिन, आएगा ये आपको पढ़ने के। चलिए लिख पढ़िए इसको। क्या कहता है नियम, ध्यान से देखिए। नियम कहता है कि जहां पर भी आपके व्यंजन आते हैं, अर्थात या तो ऐसा आ जाए, ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना आप उसकी मात्रा लघु मानेंगे ना ही गुरु मानेंगे, अनुनासिक, ठीक है। तो यहाँ पर हलंत है, कोई मात्रा नहीं, ठीक है, लेकिन हलंत के आगे वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु। अब यहाँ पर आधा अक्षर है, इसको नहीं जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आधे अक्षर के आगे वाला वर्ण ऑलरेडी ए है, अगर ए की मात्रा नहीं भी लगी होती तो भी ये गुरु हो जाता आधे अक्षर के प्रभाव से, लेकिन ऑलरेडी ए की मात्रा लगी और उससे बड़ा कुछ नहीं था, और यहाँ पर बड़ा ऊ लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। तो कोपेन इसमें का अगर आप देखें, कूपेन इसमें मात्रा कितनी होगी, गुरु गुरु गुरु, टोटल मात्रा कितनी है, इतना बड़ा शब्द दिखता है, लेकिन मात्रा कैलकुलेट करते बनी आपको। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप मात्राएं सीखते हो, और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको मात्रा सिखाया गिनना। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मात्राओं के पूरे 10 नियम मैंने आपको बताए, ठीक है, क्लियर बात समझ में आई बेटा? क्या इतना क्लियर है? पक्का? तो ये आपके मात्राओं के पूरे पूरे 10 नियम थे, क्लियर है? और मात्रा गिनना अच्छे से आना चाहिए। मात्रा गिनना मैंने ज्यादा टाइम देकर आपको इसलिए बताया क्योंकि अब आपको इजीली बन जाएगा कि दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं। इजीली क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल को कर चुके हैं, और जिस दिन आपको मात्रा गिनते आ गई, आप ये बता दोगे, गिन लिया 13 11 13 11 11 13 11 13, बता दोगे ये दोहा है कि चौपाई, अदरवाइज भटकते रह जाओगे। अगर एक मात्रा भी गड़बड़ कर दी तो 13 की जगह अगर 11 आ गया तो गई भैंस पानी। बात समझ में आई बेटा? क्या इतना क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं और आपको कुछ एग्जाम्पल तोड़ने या जोड़ने को दूं। चलिए, क्या क्लियर है इतना? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल तोड़ने या जोड़ने दूं, दे दूं होमवर्क? क्या होमवर्क दे दूं तोड़ने या जोड़ने को? कल आप ये करके रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको चेक करूंगी। वेरी गुड उपसर्ग, प्रोष्ठी, वेरी गुड, मेघना, वेरी गुड। चलिए तो लिखो जरा, कल के लिए होमवर्क लिखो। चले फिर कल इसको मिलाएंगे। पहला संस्कृति, होमवर्क लिखें संस्कृति। दूसरा विनिर्माण, तीसरा कृत्रिम, चौथा नेतृत्व, पांचवा स्वभाषा, छठवा साम्राज्यवाद,
सातवां अर्थ, आठवां, कितने वर्ण दे दूं, आठवां अड्डा, नौवां वस्तुएं, 10वां केकड़ा, 11वां संख्या, 12वां पुस्तक, ठीक है, और 13वां निर्धारण। चलो इतने बहुत है। अब इसके अलावा आप जो है अपने मन से अपना नाम, अपने दोस्त का नाम, अपने स्वजन का नाम, अपने सखा का नाम, सारे नामों को तोड़ते जाओ और उसमें मात्राएं गिनते जाओ। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। मेरे साथ साथ मात्राओं के नियम याद रखना बेटा। आज हमने मात्रा गणना सीखी है। सबसे पहले मात्रा किसे कहते हैं, जब भी किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है ही मात्रा कहा जाता है। फिर हमने मात्रा की गणना चालू करी कि मात्रा गणना करने के लिए छंद शास्त्र में हमें दो यहाँ पर साइन की जरूरत पड़ती है। जब कभी भी लघु वर्ण आता है तो मात्रा में काउंट किया जाता है, खड़ी पाई जैसे यहाँ पर का प्रयोग किया जाता है। और गुरु वर्ण के लिए दो मात्रा कैलकुलेट की जाती है, जिसके लिए यहाँ पर वर्तुल रेखा का प्रयोग किया जाता है, जो अंग्रेजी के एस अक्षर। ठीक है, सबसे पहले हमने लघु वर्ण या ह्रस्व वर्ण को गिना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके लिए लघु वर्ण छोटा आ, ई, इनके लिए एक मात्रा गिनी जाती है। दूसरा हमने दीर्घ वर्ण पढ़ा। दीर्घ वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ, औ आते हैं। अगर ये किसी में लग जाए तो इन्हें जाएगा। उसके बाद अनुस्वार की मात्रा दो होती है। अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो उसकी मात्रा दो काउंट की जाती है उसी वर्ण में। उसके बाद विसर्ग लगा होता है किसी वर्ण में तो उसी वर्ण में उसकी मात्रा दो काउंट की जाती है। अनुनासिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वो बड़े वर्ण के ऊपर लगी है तो वो मात्रा बड़ी काउंट हो जाएगी, छोटे वर्ण के ऊपर लगा है तो काउंट हो जाएगी, अर्थात इसका नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है संयुक्त वर्ण, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चाहे तो संयुक्त व्यंजन कोई भी आ जाए, छ, त्र, ज्ञ, श्रा, द्वा, ध्या, ध्य या क्र आ जाए तो इन सब के पहले वाला वर्ण जो होता है वो गुरु हो जाता है। वो वर्ण लघु ही रहेगा, उसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। वो वर्ण जहां पर संयुक्त में मात्रा है, अगर लघु मात्रा है तो लघु रहेगा, गुरु मात्रा है तो गुरु रहेगा, लेकिन उसके आगे वाला वर्ण क्या हो जाएगा, इसके प्रभाव से गुरु हो जाएगा। उसके बाद आधा अक्षर गिना नहीं जाता है, बल्कि आधे अक्षर के आगे वाला वर्ण भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो नियम पढ़ा हमने हलंत। हलंत गिना नहीं जाता है, हलंत के आगे वाला अक्षर क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। क्या आप ये समझ सकते हैं, हलंत एज इन आधा अक्षर काउंट हो रहा है, तो अर्थात ये भी गिना नहीं। उसके बाद हमने देखा रकार में यदि र की रेप आती है तो ये भी संयुक्त वर्ण के जैसे ही आगे वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। और अंतिम ये आएगा नहीं, लेकिन चूंकि छंद शास्त्र में है, वैदिक यहाँ पर जो है बोलना चाहिए लोकोक्ति श्लोक, सॉरी श्लोक सूक्ति आ जाती हैं। पॉसिबल ये आपको वैदिक साहित्य के अगर कोई छंद आते हैं तो उसमें देखने को मिल जाए, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप इसको कर देंगे। बाकी इसके आगे पीछे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वो आ रहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 10 नियम मात्राओं को और साथ ही हमने यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिया है, तो ये होमवर्क आपको कल की क्लास में करना है, उसके बाद आपकी क्लास आगे। तो क्या इतना क्लियर है सभी को? बहुत क्रीम क्लास थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। यदि मात्राएं गिनना आ गया तो ये वाला एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप दो, आप इजीली छंद को या मात्रिक छंद जान सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको मात्रा गिनना बताया। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर गूगल मीट पर भी आप पूछ, या अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो पर्सनल आप मुझसे कॉल पे भी बात करके डाउट को। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट, कोई डाउट?
नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।